तो आज हम इंडो पैसिफिक में चल रही एक बहुत बड़ी खींचतान को समझने की कोशिश करेंगे। दुनिया की दो सबसे बड़ी ताकतें अमेरिका और चीन आमने सामने हैं। इस पूरी पड़ताल का आधार है निकोलस खू और दूसरे एक्सपर्ट्स की ये अहम किताब, जो हमें बताएगी कि ये सब क्यों हो रहा है और इसका असर क्या होने वाला है। चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। मई 2020 में चीन के विदेश मंत्री का ये बयान, ये कोई मामूली बयान नहीं था। ये एक सीधी सीधी चेतावनी थी जिसने साफ कर दिया था कि अमेरिका और चीन के रिश्ते अब किस खतरनाक मोड़ पर आ चुके हैं। और यहीं से सबसे बड़ा सवाल उठता है, अगर दुनिया की दो सबसे बड़ी महाशक्तियां आपस में टकराने को तैयार हैं, तो फिर इस रीजन के बाकी देशों का क्या होगा? वो क्या करें? तो आखिर हम यहाँ तक पहुंचे कैसे? ये कोई एक दिन में नहीं हुआ। इसकी जड़ें दशकों पुरानी अमेरिकी पॉलिसी के पूरी तरह से पलट जाने में हैं। देखिए, लगभग 45 सालों तक, मतलब 1972 से 2016 तक, अमेरिका की चीन को लेकर एक ही पॉलिसी थी, जुड़ाव की। लेकिन फिर आया साल 2017 और सब कुछ बदल गया। अमेरिका ने अचानक से यू टर्न लिया और इस रिश्ते को रणनीतिक प्रतिस्पर्धा का नाम दे दिया। ये एक बहुत बड़ा, जबरदस्त बदलाव था। तो ये जो जुड़ाव वाली पुरानी पॉलिसी थी, उसका लॉजिक क्या था? सिंपल था। अमेरिका का ये मानना था कि अगर हम चीन के साथ बिजनेस करेंगे, बातचीत करेंगे, तो वो धीरे धीरे दुनिया के मौजूदा सिस्टम में फिट हो जाएगा और उसके नियमों को मानने लगेगा। लेकिन 2017 तक आते आते वॉशिंगटन की सोच 180 डिग्री घूम गई। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार मैकमास्टर का ये बयान बताता है कि अब चीन को एक पार्टनर की तरह नहीं, बल्कि एक ऐसे चैलेंजर के तौर पर देखा जा रहा था जो बने बनाए सिस्टम को ही बदलना चाहता है। तो आप देख रहे हैं सोच में कितना बड़ा फर्क है। जहां जुड़ाव की पॉलिसी सहयोग और उम्मीद पर बनी थी, वहीं रणनीतिक प्रतिस्पर्धा की नई सोच इस बात पर आधारित है कि चीन अब अमेरिका की जगह लेना चाहता है। अब हर आर्थिक फैसले को भी नेशनल सिक्योरिटी के चश्मे से देखा जाने लगा। अब इस खींचतान का असर क्या हुआ? असर ये हुआ कि इंडो पैसिफिक के बाकी देश बुरी तरह से बीच में फंस गए। उनके लिए एक बहुत बड़ी मुश्किल खड़ी हो गई है। दुविधा बहुत सीधी और गहरी है। एक तरफ है अमेरिका, जो उनकी सिक्योरिटी का सबसे बड़ा पार्टनर है, और दूसरी तरफ है चीन, जो उनका सबसे बड़ा इकोनॉमिक पार्टनर है। इसको ऐसे समझिए कि ये देश एक बहुत ही पतली रस्सी पर चल रहे हैं, जहां जरा सी भी चूक बहुत भारी पड़ सकती है। तो चलिए देखते हैं कि देश इस मुश्किल से निपट कैसे रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं जापान की, जिसने इस नई हकीकत से निपटने के लिए एक बहुत ही प्रोएक्टिव और सोची समझी स्ट्रैटेजी अपनाई है। जापान की स्ट्रैटेजी को समझने के लिए एक शब्द समझना जरूरी है, स्मार्ट पावर। अब ये क्या चीज़ है? ये बेसिकली हार्ड पावर यानी मिलिट्री और सॉफ्ट पावर यानी डिप्लोमेसी और इकोनॉमी का एक कॉम्बिनेशन है। मतलब ताकत के साथ साथ अकल का भी इस्तेमाल। तो जापान की ये स्ट्रैटेजी 3 पिलर्स पर टिकी है। पहला, अपनी मिलिट्री को मजबूत करो और अमेरिका के साथ रिश्ते और गहरे करो। दूसरा, भारत और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों के साथ मिलकर फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक और क्वाड जैसे ग्रुप्स को बढ़ावा दो। और तीसरा, ये सब करते हुए भी चीन के साथ बातचीत और व्यापार का दरवाजा बंद मत करो। तो कुल मिलाकर जापान का गेम प्लान क्या है? देखिए, वो एक बहुत ही प्रैक्टिकल खेल खेल रहा है। एक तरफ तो वो अमेरिका वाले सिस्टम को बचाए रखना चाहता है, लेकिन साथ ही वो इस बात के लिए भी तैयार हो रहा है कि शायद भविष्य में अमेरिका उतना ताकतवर न रहे। बहुत ही समझदारी भरी चाल है। अब जापान के इस प्रोएक्टिव अप्रोच से बिल्कुल अलग चलिए देखते हैं हमारे दूसरे केस स्टडी यानी दक्षिण कोरिया को। इसकी कहानी बिल्कुल अलग है। ये मजबूरियों और एक बेहद मुश्किल बैलेंसिंग एक्ट की कहानी है। दक्षिण कोरिया की सबसे बड़ी चुनौती एक शब्द में समझी जा सकती है, विषमता या एसिमेट्री। सीधा सा मतलब है कि अमेरिका और चीन के सामने उसकी ताकत बहुत बहुत कम है और ये पावर गैप उसकी फॉरेन पॉलिसी के हर फैसले पर असर डालता है। दक्षिण कोरिया एक अजीब से दौराहे पर खड़ा है। एक तरफ है अमेरिका, जो नॉर्थ कोरिया के खतरे से बचने के लिए जरूरी है। उसकी पूरी नेशनल सिक्योरिटी अमेरिकी गठबंधन पर टिकी है। तो वहीं दूसरी तरफ है चीन, उसका सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर, जिसके बिना उसकी इकोनॉमी का पहिया घूम ही नहीं सकता। और मामला यहीं खत्म नहीं होता। नॉर्थ कोरिया का खतरा तो है ही, साथ ही चीन अपनी आर्थिक ताकत का इस्तेमाल सियोल पर दबाव बनाने के लिए भी करता रहा है। इन सब वजहों से दक्षिण कोरिया को मजबूरी में अमेरिका के और करीब जाना पड़ता है, जिससे जाहिर है चीन के साथ उसके रिश्ते और उलझ जाते हैं।
तो नतीजा ये है कि दक्षिण कोरिया के पास एक ही रास्ता बचता है, एक लगातार ना खत्म होने वाला बैलेंसिंग एक्ट। ये एक ऐसा डिप्लोमेटिक खेल है जो उसे हर दिन हर घंटे खेलना पड़ता है। तो हमने जापान और दक्षिण कोरिया के उदाहरण देखे और ये साफ है कि अमेरिका चीन की इस प्रतिद्वंदिता का जवाब कोई सीधा साधा नहीं है। हर देश अपनी अपनी चाल चल रहा है। चलिए, दोनों देशों की स्ट्रैटेजी को एक बार फिर से साथ में देखते हैं। जापान जो अपनी ताकत का इस्तेमाल करके स्मार्ट पावर के जरिए प्रोएक्टिवली सिचुएशन को मैनेज कर रहा है। वहीं दूसरी तरफ है दक्षिण कोरिया जो अपनी विषमता यानी कमजोरी की वजह से बहुत सावधानी से सिर्फ बैलेंस बनाने पर मजबूर है। एक एक्टिव है तो दूसरा रिएक्टिव। तो इससे सबसे बड़ी बात क्या समझ आती है? यही कि इस नए दौर का कोई एक सीधा साधा जवाब नहीं है। अब वो जमाना चला गया जब देश सीधे सीधे किसी एक कैंप में शामिल हो जाते थे। आज का इंडो पैसिफिक एक जियोपॉलिटिकल चेस बोर्ड बन चुका है, जहां हर खिलाड़ी अपनी चाल बहुत सोच समझ कर चल रहा है। तो अंत में सबसे बड़ा सवाल यही है, जैसे जैसे अमेरिका और चीन का ये टकराव और गहरा होगा, क्या जापान और दक्षिण कोरिया जैसे देश इस बैलेंस को बनाए रख पाएंगे, या फिर एक दिन ऐसा आएगा जब उन्हें किसी एक को चुनना ही पड़ेगा? इस पूरे क्षेत्र का भविष्य शायद इसी सवाल के जवाब पर टिका है।